आज पढ़ेंगी तटवर्ती मैदान, कोस्टल प्लेन्स। भारतीय तट रेखा एवं पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट पहाड़ियों के बीच अवस्थित मैदान को तटवर्ती मैदान कहते हैं। इनका निर्माण सागरीय तरंगों द्वारा अपरदन और नदियों द्वारा किए गए निक्षेपण दोनों से हुआ है। अवस्थितिक दृष्टिकोण से इन्हें दो भागों में बांटा गया है, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदानों का विवरण। पश्चिमी घाट और पश्चिमी तट के बीच सक्रिय जलमग्न पट्टी के रूप में इनका विस्तार पश्चिमी तट रेखा के सहारे 5 राज्यों में दिखाई देता है, जिनका ऊपर से नीचे क्रम है: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। सबसे लंबी तटवर्ती मैदान गुजरात का है, क्योंकि यहाँ तट रेखा कटी फटी है। सबसे लंबी तटवर्ती मैदान गुजरात का है, क्योंकि यहाँ तट रेखा कटी फटी है। सबसे छोटा और सबसे सकरा तटवर्ती मैदान गोवा है। सबसे उपजाऊ एवं चौड़ा तटवर्ती मैदान केरल का है। यहाँ प्राकृतिक बंदरगाहों के विकास के अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, जैसे कांडला, मुंबई, मर्मागोवा, मंगलुरु और कोच्चि। उत्तर में गुजरात तट से लेकर दक्षिण में केरल तट तक पश्चिमी तटीय मैदान को 5 भागों में बांटा जा सकता है: कच्छ का रण, गुजरात का मैदान, कोंकण का मैदान, कानरा मैदान, मालाबार का मैदान। कच्छ का रण यह नवीनतम मैदानी संरचना जिसका निर्माण प्रक्रिया अभी भी जारी है, इसलिए इसे भारत की नवीनतम स्थलाकृति कहते हैं। इसके निर्माण में उन्मंजन निन्मंजन की प्रक्रिया शामिल रही है। कच्छ क्षेत्र में गिरने वाली नदियों ने यहाँ निरंतर अवसादीकरण किया। मलबे के निरंतर निक्षेपण से यह क्षेत्र छिछले दलदलीय क्षेत्र में बदल गया। यही प्रक्रम अभी भी निरंतर जारी है। आर्थिक दृष्टि से यह क्षेत्र नमक उत्पादन और पेट्रोलियम नेचुरल गैस के संभावित भंडारण के रूप में है। भूसामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ स्थित सक्रिय क्षेत्र को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच विवाद है। कच्छ से होकर ही रेडक्लिफ लाइन भी गुजरती है। कच्छ के क्षेत्र में गुजरात की सबसे कम वर्षा होती है, अतः यह ड्राई लैंड सेटलमेंट की योजना में शामिल है। गुजरात का मैदान ये गुजरात के पूर्वी भाग में स्थित है, जिसका निर्माण साबरमती और माही नदी द्वारा निक्षेपित मलबों से हुआ है। यहाँ दक्कन के पठार के लावा चट्टानों का अपरदित मलबा भी दिखाई देता है। यहाँ लावा निर्मित काली मिट्टी नदी निर्मित जड़ोल मिट्टी से मिलकर दोमट मिट्टी के रूप में मिलती है गुजरात के मैदान में। फिर है कोंकण का मैदान, कोंकण का मैदान। चूँकि इस पट्टी में कोंकणी भाषाई लोग रहते हैं, इसलिए इसे कोंकण का मैदान कहते हैं। भूगोल विधि से सिलवासा पणजी मैदान भी कहते हैं। इसका सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में है। यह दमन द्वीप से गोवा तक 560 किलोमीटर लंबाई तथा 35 से 50 किलोमीटर चौड़ाई में विस्तारित है। यहाँ मैदान की चौड़ाई बहुत कम है, सतह पथरीली एवं उबड़ खाबड़ है, अतः यहाँ यह मैदान कम उपजाऊ है। कर्नाटक तट या कानरा का मैदान यह गोवा से मंगलोर के बीच 525 किलोमीटर की लंबाई और 824 किलोमीटर की चौड़ाई में अवस्थित है। यहाँ पश्चिमी घाट तट के बिल्कुल समीप आ गए हैं, अतः मैदान का बहुत सीमित विकास हुआ है। शरावती, जिस पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यहाँ प्रवाहित होती है। मालाबार का मैदान इसका विस्तार मंगलुरु से कन्याकुमारी तक 550 किलोमीटर की लंबाई और 20 से 100 किलोमीटर की चौड़ाई में स्थित है। कुछ भूगोलविद कानरा को मालाबार का हिस्सा मानते हैं। इसका दक्षिणी भाग पर्याप्त चौड़ा एवं उपजाऊ है, जो मुख्यतः केरल में स्थित है। यहाँ कारी नामक विशेष मिट्टी पाई जाती है, जो चावल की खेती के लिए विख्यात है। इस तटीय भाग में अनेक लंबे और सक्रिय पश्च जल बैकवाटर पाए जाते हैं, जिन्हें केरल में कयाल कहते हैं। यह एक प्रकार के लैगून का उदाहरण है, जिनका प्रयोग मछली पालन, पर्यटन, नौकायान के लिए करते हैं। यहाँ कोच्चि नामक एक बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह भी है। कटाछटा होने के कारण यहाँ लैगून की उपस्थिति देखी गई है। वेम्बनाड झील और वेलिंगटन आइलैंड भी इसी तट पर हैं। कौन से?
मालाबार तट पर। मालाबार तट में नमक की उपलब्धता कम है क्योंकि यहाँ खारापन कम है। यहाँ सबसे पहले मानसून टकराता है और लक्षद्वीप सागर दोनों ओर से खुला हुआ है, अतः अधिक वर्षा और खुलापन इसे आदर्श लवणता देकर मत्स्यन केंद्र बनाता है। पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी घाट एवं पूर्वी तट के बीच पूर्वी तटीय मैदान स्थित है, जो उड़ीसा बंगाल सीमा पर स्थित स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक फैला है। इसका विस्तार भारत के पूर्वी तट पर 3 राज्यों उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में दिखता है। पश्चिम तटीय मैदान की तुलना में ये अधिक चौड़े हैं क्योंकि पूर्वी घाट की तट से अधिक अंदर की ओर हैं। पश्चिमी घाट से आने वाली नदियाँ इसे खनिजों से समृद्ध उपजाऊ मैदान बनाती हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा होने के कारण भी इनकी चौड़ाई एवं उपजाऊपन अपेक्षाकृत अधिक है। इन मैदानों की चौड़ाई पश्चिमी घाट के विपरीत है, उत्तर से कम एवं दक्षिण से अधिक है। सर्वाधिक चौड़ाई आंध्र प्रदेश एवं गोदावरी एवं कृष्णा के मुहाने पर है। उत्तर में उड़ीसा तट से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक पूर्वी तटीय मैदान को 3 भागों में बांटा जा सकता है। उत्तरी सरका उत्कल का मैदान, यह उड़ीसा तट के सहारे 400 किलोमीटर की लंबाई में स्थित है। महानदी डेल्टा के पास इसकी चौड़ाई 100 किलोमीटर हो जाती है। उड़ीसा में उत्तरी सरकार के पहाड़ियों से लेकर विशाखापट्टनम तक इस मैदान का विस्तार है। उत्कल उड़ीसा का पुराना नाम है, इसलिए उसे उत्कल का मैदान भी कहते हैं। आंध्र प्रदेश या गोलकुंडा का मैदान, इसका विस्तार बेरहमपुर से पुलिकट झील के बीच है। यह कृष्णा नदी डेल्टा से बना है। गोलकुंडा आंध्र प्रदेश क्षेत्र की प्राचीन रियासत थी। कोरोमंडल तमिलनाडु का मैदान, यह पुलिकट झील से केप कैमेरियन कन्याकुमारी तक 675 किलोमीटर लंबा और 100 किलोमीटर विस्तृत मैदान है। इसका मुख्य विस्तार तमिलनाडु में है। अब देखते हैं पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान की तुलना। गुजरात के कच्छ के मैदान से कन्याकुमारी तक विस्तृत है पश्चिमी तटीय मैदान, और उड़ीसा में महानदी के मुहाने से कन्याकुमारी तक विस्तृत है पूर्वी तटीय मैदान। इस जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसकी लंबाई जो है 1700 किलोमीटर है, और जो यहाँ की औसत चौड़ाई कितनी है 50 किलोमीटर। पूर्वी तटीय की लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर और औसत चौड़ाई 100 से 150 किलोमीटर। पश्चिमी तटीय मैदान का क्षेत्रफल सापेक्षित कम है क्योंकि पश्चिमी घाट तट के नज़दीक है। पूर्वी तटीय मैदान का क्षेत्रफल सापेक्षित अधिक है क्योंकि पूर्वी घाट तट से दूर है। पश्चिमी तटीय मैदान में अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है जो 200 सेंटीमीटर से अधिक है। यहाँ पर अधिक वर्षा लौटते मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, सिवाय सुदूर दक्षिणी भाग के जो मात्र 100 सेंटीमीटर है। पश्चिमी तटीय मैदान में सदाबहार वनस्पतियाँ और प्रभावित जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ प्रमुख फसलें रबर, मसाले, चावल, नारियल। खनिजों में यहाँ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, थोरियम मिलता है। पूर्वी तटीय मैदान में पर्णपाती और मानसूनी वनस्पति और सीमित जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ प्रमुख फसलें चावल, तंबाकू, नारियल, ताड़ हैं। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस के लिए भंडार केजी बेसिन में मिलते हैं। भारत के तटवर्ती मैदान, तो यह है कच्छ का रण। कच्छ के रण से स्टार्ट यह काठियावाड़ प्रदेश, मुंबई से लेकर गोवा तक। उत्तरी सह्याद्री कोंकण का मैदान, मध्य सह्याद्री में मंगलोर से गोवा तक कांड्रा का मैदान, मालाबार में मंगलोर से कन्याकुमारी तक। कोरोमंडल तट में कृष्णा नदी मुहाना से कन्याकुमारी तक और महानदी मुहाना से विशाखापट्टनम तक उत्कल का मैदान। प्रायद्वीपीय पठार और पर्वत श्रेणियाँ। प्रायद्वीपीय पठार और पर्वत श्रेणियाँ। उत्पत्ति, यह प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। आर्कियन से लेकर ऊपरी कार्बोनिक फेरस युग तक जटिल शैलों से निर्मित है, अतः प्रायद्वीपीय पठारों का निर्माण पैलेओजोइक कल्प में हुआ से संबंधित है। पैलेओजोइक कल्प में प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण संबंधित है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं विखंडन के कारण बना है। यही कारण है कि इसे प्राचीनतम भूभाग माना जाता है। संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का एक भाग है। इसका नामकरण देखते हैं।
तीनों से समुद्र से घिरे होने के कारण प्रायद्वीपीय पठार पेनिनसुलर प्लेट्यू कहा जाता है। विभिन्न पठारों की अवस्थिति के कारण पठारों का पठार कहलाता है। संरचना। प्रायद्वीपीय पठार आर्कियन चट्टानों से निर्मित है, परंतु लंबे समय तक विवर्तनिक हलचल होने के कारण इसके उच्छावव चट्टान की संरचना एवं ढाल में पर्याप्त परिवर्तन आ गया है। इसका निर्माण मुख्यतः आग्नेय कायांतरी चट्टानों ग्रेनाइट नीस तथा शिस्ट से हुआ है। विस्तार। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 49.5% है। मध्यवर्ती मैदान के दक्षिणी किनारे से कन्याकुमारी तक इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। पश्चिम में गुजरात से पूर्व में छोटा नागपुर के पठार तक इसकी चौड़ाई 1400 किलोमीटर है। उच्चावव। औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। भू संचलन के कारण ही इस पठार पर कोई दरार भ्रंश घाटियों का निर्माण भी हुआ है, जैसे महानदी, कोयना, दामोदर, नर्मदा, ताप्ती इत्यादि नदियों की भ्रंश घाटियाँ हैं। प्रमुख नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बहती है। नर्मदा तथा ताप्ती पश्चिम की ओर बहती है। अवस्थिति। इस पठार के चारों ओर निम्न स्थलाकृति स्थित है। अरावली उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व में छोटा नागपुर मेघालय पठार, मध्यवर्ती पूर्वी घाट में, दक्षिण पूर्व में मध्यवर्ती पूर्वी घाट, कन्याकुमारी दक्षिण में, पश्चिमी घाट है दक्षिण पश्चिम में, और बुंदेलखंड का पठार है या विंध्य का पठार है उत्तर में। अब है उपविभाजन। विवर्तनीकरण की क्रियाओं के कारण यहाँ एक पर्वत निर्माणकारी हलचलें हुई, जिससे पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्याचल, सतपुड़ा और अरावली जैसे पर्वतों का निर्माण हुआ। भ्रंशन की क्रिया के कारण पठार के उप पठारों में बट गए, जिनमें दक्कन का पठार, मेवाड़ उच्चभूमि, मध्यवर्ती पठार, पूर्वी पठार और दक्षिणी पठार प्रमुख हैं। भ्रंश घाटियों में बह रही नदियों से यहाँ विभिन्न उपजाऊ मैदान का निर्माण भी हुआ, जिसमें महानदी का मैदान, कृष्णा गोदावरी का मैदान इत्यादि प्रमुख हैं। प्रायद्वीपीय पठार की स्थलाकृतिक वर्गीकरण। प्रायद्वीपीय भारत को स्थलाकृतिक विशेषताओं के अंतर्गत निम्न भागों में बांटा गया है। प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत अरावली, विंध्य, सतपुड़ा और गढ़जात। पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ, उड़ीसा की पहाड़ियाँ, आंध्रा की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु की पहाड़ियाँ। प्रायद्वीपीय भारत के पठार में दक्कन का पठार, पूर्वी भारत के पठार, मध्य भारत के पठार और दक्षिण के पठार शामिल हैं। एक एक करके देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत। सबसे पहला उत्पत्ति मतलब अरावली पर्वत का उत्पत्ति। पेलेजोइक काल में निर्मित यह भारत के प्राचीनतम वलित तथा अवशिष्ट पर्वत है। यह भारत के साथ साथ विश्व के सबसे प्राचीनतम मोड़दार पर्वतों में से एक है। संरचना। प्राचीनतम होने के कारण यहाँ सभी क्रम की चट्टानें प्री कैम्ब्रियन, धारवाड़, कुड़प्पा इत्यादि पाई जाती हैं। मूलतः कठोर क्वार्टजाइट निश्चित शैलों से बनी है। विस्तार। गुजरात के पालनपुर से अजमेर होते हुए दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर लंबी है। यह एक क्रमबद्ध श्रृंखला के रूप में पालनपुर से अजमेर तक ही है। क्रमबद्ध श्रृंखला के रूप में पालनपुर से अजमेर तक है। इसके ऊपर दिल्ली तथा प्रदन के कारण पहाड़ी टीले दिखाई देते हैं, जो इसे अवशिष्ट पर्वत बनाते हैं। सर्वोच्च शिखर में माउंट आबू स्थित गुरु शिखर 1722 मीटर है। इसकी दूसरी सर्वोच्च चोटी सेठ तथा तीसरी जरगा है। महत्व। यह खनिजों में बहुत धनी है, क्योंकि इसमें निश्चिष्ट एवं अग्नेय चट्टानों, इनकी तली में तथा ऊपरी कायांतरी चट्टानें पाई जाती हैं। सीसा, तांबा, जस्ता, एस्बेस्टस, अभ्रक, संगमरमर, चूना पत्थर आदि खनिज यहाँ मिलते हैं। अरावली के पश्चिम में थार मरुस्थल है, जिसके निर्माण का सबसे बड़ा कारण अरावली का पश्चिम में अरब सागर मानसून शाखा से समानांतर होना है। साथ ही यह बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली आर्द्र मानसूनी हवाओं को अपने पूर्वी तट पर रोक देता है। यह आर्द्र मानसूनी पवन को बंगाल की खाड़ी की ओर आने से रोक देता है। इसके पश्चिम की ओर से माही एवं लूनी
नदी तथा पूर्व की ओर से बनास नदी निकलती है। इसके दक्षिण पूर्व में चंबल नदी बिहड़ का निर्माण करते हुए आगे मालवा पठार से होकर प्रवाहित होती है। माउंट आबू नामक पर्यटन स्थल इसी पहाड़ी पर है जहाँ दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। माउंट आबू पे दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। अब है विंध्य पर्वत। निर्माण पैलोजोइक काल में अरावली के अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। यह प्राचीन युग की परतदार चट्टानों से निर्मित है जिसका व्यापक रूप से कायांतरण भी हुआ है। स्वरूप यह ब्लॉक ब्रह्मशोत्थ पर्वत एवं अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है जिसे भूगोलविद हास्ट पर्वत कहते हैं। इसका विस्तार गुजरात से बिहार तक 1200 किलोमीटर लंबी है। इसकी औसत ऊंचाई 700 से 1200 मीटर है। स्थानीय नाम पूर्वी एवं पश्चिमी मध्य प्रदेश के भीतर बरनार श्रेणी कहते हैं। मध्य प्रदेश में और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में विंध्य श्रेणी कहते हैं। पूर्वी एवं पश्चिम मध्य प्रदेश में बरनार श्रेणी, मध्य एवं दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश मिर्जापुर में विंध्य श्रेणी, पश्चिमी बिहार एवं झारखंड में इसे कैमूर श्रेणी के नाम से प्रसिद्ध है। संरचना यह मुख्यतः चूना पत्थर चट्टानों से निर्मित है। मध्यवर्ती भाग में लावा के प्रभाव में चूना पत्थर संगमरमर में बदल गया है जबकि पूर्वी हिस्सा अप्रभावित है। महत्व डोलोमाइट, सैल पत्थर, बालू पत्थर, चूना पत्थर सर्वाधिक जैसे खनिजों के लिए विख्यात है। मध्य प्रदेश का भेड़ाघाट मार्बल संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक सीमेंट केंद्र में सतना, रीवा, डालमिया, नगर, मिर्जापुर, कैमूर, पलामू स्थित है। उत्तर और दक्षिण भारत में जल विभाजक, संस्कृति विभाजक, राजनीति विभाजक है। सतपुड़ा पर्वत। निर्माण यह भी विंध्य की तरह ब्लॉक तथा अवशिष्ट पर्वत के सुंदर उदाहरण है। इसके साथ साथ विंध्य के दक्षिण में बृहद भ्रंश से निर्मित पर्वत स्कंध का उदाहरण प्रस्तुत करता है। संरचना यह मुख्य रूप से ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट से बना है क्योंकि मूल चट्टानों ग्रेनाइट निश्चित के ऊपर दक्कन पठार के लावा बासाल्ट की परतें चढ़ गई हैं। विस्तार यह नर्मदा नदी के दक्षिण एवं तापी के उत्तर में तथा गुजरात से पूर्वी हिस्से अमरकंटक पठार तक विस्तृत है। इसका विस्तार मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात में है। स्थानीय नाम पूर्वी गुजरात एवं पश्चिमी मध्य प्रदेश में राजपीपाला एवं राजपुरा हिल्स, पश्चिमी मध्य प्रदेश में सतपुड़ा हिल्स, मध्यवर्ती मध्य प्रदेश में महादेव हिल्स, मध्यवर्ती एवं पूर्वी मध्य प्रदेश में मैकाल हिल्स, सतपुड़ा का सर्वोच्च भाग, सर्वाधिक पूर्व में अमरकंटक के निकट कोरिया हिल्स कहते हैं। सर्वोच्च शिखर सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर महादेव हिल्स पर है। इसी के निकट मध्य भारत का प्रसिद्ध हिल स्टेशन पंचमढ़ी अवस्थित है। इसकी दूसरी सर्वोच्च चोटी अमरकंटक 1066 मीटर है। अमरकंटक का पठार विंध्य तथा मैकल के संगम पर स्थित है। अमरकंटक का पठार जो है विंध्य और मैकल के संगम पर अवस्थित है। प्रमुख दर्रों में इटारसी, बुरहानपुर दर्रा, जबलपुर दर्रा, ये दोनों दर्रे उत्तर से दक्षिण को जोड़ते हैं। महत्व सतपुड़ा श्रेणी में चूना पत्थर, मैग्नीज, अन्य खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ साल, सागौन के घने जंगल मिलते हैं जो जड़ी बूटियों के लिए भी प्रसिद्ध हैं। सतपुड़ा को जंगलों की रानी कहा जाता है। यहाँ सतपुड़ा, पेंच, कान्हा जैसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान भी मिलते हैं। मध्य भारत का प्रसिद्ध हिल स्टेशन पंचमढ़ी भी अवस्थित है। गडजात पर्वत। निर्माण ग्रेनाइट नीस एवं आर्कियन रवेदार शैलों से निर्मित है। अन्य नाम उड़ीसा उच्च भूमि। गडजात पर्वत। विस्तार उत्कल तट में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की दिशा में 382 किलोमीटर लंबी है। सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी 1490। तो सतपुड़ा के सर्वोच्च शिखर जो है वो है धूपगढ़ 1350 और सेकंड है महादेव हिल्स, नहीं सेकंड है और अमरकंटक 1066। जो धूपगढ़ है वो महादेव हिल्स पर है। विंध्य की सर्वोच्च शिखर जो है वो सर्वोच्च शिखर इसमें बात नहीं किया गया है। इसके औसत ऊंचाई जो है वो 700 से 1200 मीटर है।
उसके बाद है सबसे ऊपर अरावली में जो सबसे लंबी चोटी, सर्वोच्च चोटी है वो गुरु शिखर है 1722 मीटर, और दूसरी शेर और तीसरी जरगा है। गड़जात में महेंद्रगिरी 1490 मीटर। अब है पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ। निर्माण भूगर्भ विज्ञान के अनुसार यद्यपि इसका निर्माण धारवाड़ पर्वतीकरण के साथ ही हुआ, इसके बावजूद यह किसी विशिष्ट पर्वतीकरण की प्रक्रिया से संबंधित न होकर पर्वत स्कंध स्क्रैपमेंट का उदाहरण है। इन पहाड़ियों का निर्माण भारतीय प्लेट के पूर्व की ओर झुकने के क्रम में हुआ। संरचना पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग में लावा बेसाल्ट का निक्षेप है, जबकि दक्षिणी भाग प्रायः लावा रहित है। ढाल इसकी पूर्वी ढाल अति मंद परंतु पश्चिमी ढाल अति तीव्र एवं सीढ़ीनुमा है, जो स्कार्प का निर्माण करती है। उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर इसकी ऊंचाई क्रमशः वृद्धि होती है, ऊंचाई में क्रमशः वृद्धि होती है। सर्वोच्च शिखर अन्नामुड़ी 2695 पश्चिमी घाट एवं प्रायद्वीपीय पठार के सर्वोच्च शिखर है। पश्चिमी घाट और प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च शिखर है अन्नामुड़ी। फिर दोदा बेट्टा 2363 पश्चिमी घाट एवं प्रायद्वीपीय पठार की दूसरी सर्वोच्च शिखर है। पहला है अन्नामुड़ी, दूसरा है दोदा बेट्टा। पश्चिमी घाट का विभाजन उत्तरी सह्याद्री का विस्तार गुजरात की ताप्ती नदी से लेकर गोवा मालप्रभा नदी तक है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 700 मीटर है। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कलसुबाई 1646 मीटर है। महाबलेश्वर 1438 मीटर इसकी दूसरी सर्वोच्च शिखर है। सबसे सर्वोच्च शिखर जो है पश्चिमी घाट का कलसुबाई है, और जो पश्चिमी घाट के सर्वोच्च मतलब पश्चिमी घाट और प्रायद्वीपीय पहाड़ में अन्नामुड़ी सबसे सर्वोच्च है, उसके बाद दोदा बेट्टा। उत्तरी सह्याद्री में कौन है? उत्तरी सह्याद्री में कलसुबाई और दूसरा है महाबलेश्वर। इसके दो प्रमुख दर्रे हैं। थालघाट दर्रा यह नासिक से मुंबई के मध्य स्थित है, इसे मुंबई का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, थालघाट दर्रा। भोर घाट दर्रा मुंबई से पुणे के मध्य स्थित है, इसे कोंकण का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। अब है मध्य सह्याद्री का विस्तार गोवा से के मालप्रभा नदी से पालघाट दर्रे तक विस्तृत है। इसकी ऊंचाई 1200 से 1250 मीटर है। मध्य सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख 1892 है तथा दूसरी सर्वोच्च शिखर पुष्पगिरी 1714 मीटर है। यहाँ कोई दर्रा स्थित नहीं है। अब है दक्षिणी सह्याद्री के अंतर्गत पश्चिमी घाट की निरंतरता विच्छेदित हो जाती है और यह छोटी छोटी पहाड़ियों में बिखर जाती है, जिसमें अन्नामलाई, नीलगिरी, कार्डिमम, पालिनी इत्यादि प्रमुख हैं। इसका विस्तार पालघाट से कुमारी अंतरीप तक 230 किलोमीटर में विस्तृत है, जिसकी औसत ऊंचाई 1500 मीटर है। दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर अन्नामुड़ी 2695 मीटर है। यह दक्षिण भारत एवं पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है। यहाँ दो प्रमुख दर्रे हैं। पहला है पालघाट दर्रा, यह कोयम्बटूर एवं कोचीन के मध्य स्थित है, इसे कर्नाटक का द्वार भी कहते हैं। सेनकोटा दर्रा यह त्रिवेंद्रम एवं मदुरै के मध्य स्थित है, इसे केरल का द्वार भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट यह सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, जिसके पश्चिम ढाल पर सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं। यह जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र के रूप में श्रीलंका तक विस्तृत है। पश्चिमी ढाल पर अत्यधिक वर्षा 200 से 300 सेंटीमीटर होने से एवं पूर्वी ढाल पर न्यून वर्षा 60 से 65 सेंटीमीटर का वृष्टिछाया प्रदेश है। दक्षिण भारत में के प्रमुख हिल स्टेशनों पश्चिमी घाट या उससे संबद्ध पहाड़ियों पर स्थित हैं। अब है पश्चिम घाट से संबद्ध पहाड़ियाँ। हरिश्चंद्र श्रेणी यह श्रेणी पुणे के उत्तर पूर्व में गोदावरी और भीमा नदियों के मध्य स्थित है। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कलसुबाई 1646 मीटर है, इस श्रेणी में अवस्थित है। बाबा बुदन पहाड़ी कर्नाटक के चिंकमंगलुरु जिले में स्थित पश्चिमी घाट का भाग है। इसका सर्वोच्च शिखर मलयगिरी है। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य और केमागुंडी हिल स्टेशन भी इन्हीं पहाड़ियों के मध्य है।
यह लौह अयस्क की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। बेल्लारी क्षेत्र यही आता है। नीलगिरी भूगर्भीय दृष्टिकोण से नीलगिरी एक पर्वतीय घाट है जहाँ पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट की श्रृंखलाएं आपस में मिल जाते हैं। यह कोयम्बटूर का पठार है जिसमें ऊटी और उत्कटमंडल अवस्थित है। प्रायद्वीप की दूसरी सर्वोच्च श्रृंखला है जहाँ दूसरी ऊंची चोटी दोदाबेटा 2636 स्थित है। यह पहाड़ी मुख्यतः तमिलनाडु में स्थित है। अन्नामलई यह नीलगिरी के दक्षिण में केरल तथा तमिलनाडु की सीमा में अवस्थित है। यह दक्षिणी सह्याद्री में स्थित प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च श्रृंखला है। इस पर अनाईमुड़ी 2695 मीटर नामक पर्वत शिखर है जो संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी है। इसमें इसके तथा नीलगिरी के ऊपर भागों पर 1800 मीटर के ऊपर प्रायद्वीपीय शीतोष्ण कटिबंध वन पाए जाते हैं जिन्हें शोला वन कहते हैं। प्रायद्वीपीय शीतोष्ण कटिबंध वन पाए जाते हैं उन्हें शोला वन कहते हैं। पालिनी हिल अन्नामलई के मध्यवर्ती से उत्तर पूर्व की ओर अवस्थित है। यहाँ प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सर्वोच्च शिखर बेम्प दिस्ता 2506 मीटर अवस्थित है। इसलिए पालिनी हिल को प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सर्वोच्च श्रृंखला कहते हैं। पालिनी हिल तमिलनाडु तथा अन्नामलई केरल के बीच सोनकोटा गैप स्थित है। कोडाईकनाल पश्चिम तमिलनाडु पालिनी हिल्स पर अवस्थित प्रमुख हिल स्टेशन है। इलाची हिल्स कार्डमम अन्नामलई एवं पालिनी हिल्स के दक्षिण में कार्डमम हिल्स अवस्थित है जहाँ अन्नामलई की पहाड़ियाँ समाप्त होती हैं। वहाँ के दक्षिण में कन्याकुमारी की ओर इसका विस्तार हुआ है। जहाँ अन्नामलई कार्डमम और वारुसनाथ तीनों आपस में मिलते हैं वहीं कोट्टामलई 2019 मीटर चोटी स्थित है। कार्डमम हिल्स के दक्षिण में अगस्तमलई 1866 मीटर अवस्थित है। नगर क्वायल हिल इलायची के पहाड़ियों के दक्षिण में नगर क्वायल हिल अवस्थित है। दक्षिण कन्याकुमारी तक विस्तृत है। यह पश्चिमी घाट का दक्षिणतम छोर है। इसके दक्षिणतम भाग में केप कैमेरियन अवस्थित है। इसके मध्यवर्ती पश्चिम भाग में घड़ियाल शैलें अवस्थित हैं जो पर्यटन का केंद्र है।